देखिए, पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। जी, मैं जी। पहले वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं ओके, ओके। एशिया वॉक बोर्ड का अध्यक्ष भी रहा हूँ 12 साल। जो हालात इस वक़्त बन गए हैं और जिस तरह के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के इस वक़्त मौजूदा हालात हैं, ये फ़िल्म तो हमने 1 साल पहले बनाई थी। जी, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे पिछला 10 साल हो, पश्चिम बंगाल के हालात नहीं सुधरे। वैसे ही थे। जब हमारे टीम के डायरेक्टर और राइटर वहाँ रिसर्च करने गए, तो ये हालात हमको पहले से ही मालूम था, बारूद तो बिछी हुई थी, सिर्फ ब्लास्ट होना बाकी था। आज वहाँ पर जो हो रहा है, रेप होना या हिंदुओं की हत्या किया जाना, ये तो टीएमसी के वहाँ जो गुंडे ममता बनर्जी की हुकूमत ने जो पाल रखे हैं, वो तो पहले ही से कर रहे हैं। ये उनके लिए नई बात नहीं है। रोहिंग्यास का मामला हो या वहाँ पर बलात्कार महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो या वहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे हैं या टीएमसी के गुंडे वहाँ पर जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि जब हमने वहाँ पर शूटिंग की, 70% हमारी शूट पश्चिम बंगाल में हुआ है, विदाउट परमिशन। क्यों? क्योंकि पुलिस वहाँ भ्रष्ट है। पुलिस को हर थाने में हमने पैसे दे देकर अपनी शूटिंग वहाँ पूरी की है। ममता बनर्जी पहले ही हमारे ऊपर हुकूमत के जब हमने फ़िल्म का अनाउंस किया है, तभी वो एफआईआर कर चुकी थी। तो वो तो चाहती नहीं थी फ़िल्म बने, इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि बंगाल का सच किस तरह से रोहिंग्यास को वहाँ पर खेती कर रही है और किस तरह से रोहिंग्यास वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में रोहिंग्यास से क्या खतरे हैं, वो सच उजागर नहीं करना चाहती। आपके डायरेक्टर साहब जो हैं वो सनोज मिश्रा वो 2-3 दिन से लापता हैं। उनका क्या मतलब। देखिए, वो कोलकाता गए थे हुँ, और उनकी 15 तारीख की लोकेशन भी कोलकाता की है, लेकिन उसके बाद से उनका फ़ोन नहीं मिला। भाईजान, वेद, पुराण, गीता सभी धार्मिक किताबों के फेर बदल करके लखनऊ, अयोध्या, बनारस सभी जगह फ्री में भेजी जा रही हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक शेखर। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी के बाद एक और फ़िल्म बहुत ही जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसका नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। और आज इस फ़िल्म के स्टार कास्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ खास बातचीत करने के लिए फ़िल्म को लेकर। तो आप सभी का हमारे शो पर स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के प्रोड्यूसर वसीम रिजवी, साथ में अरशिन मेहता हैं, यूज़र यज़ूर मारवा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर साहब आपसे बात करूंगा कि एक तरफ बंगाल क्राइसिस चल रहा है, दूसरी तरफ आप जान रहे होंगे अभी कोलकाता में जो जिस तरह का हादसा हुआ है, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। ऐसे में आपकी फिल्म आ रही है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और वो भी विवादों में पहले ही आ गई है फिल्म रिलीज़ होने के पहले ही। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। जी, मैं जी। पहले वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं ओके, ओके। एशिया वॉक बोर्ड का अध्यक्ष भी रहा हूँ 12 साल तक। अच्छा, अच्छा। और जो हालात इस वक्त बन गए हैं और जी, जी। जिस तरह के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के इस वक्त मौजूदा हालात हैं, ये फिल्म तो हमने 1 साल पहले बनाई थी। जी। शूटिंग 1 साल पहले हुई थी। आज हम रिलीज़ कर रहे हैं और हुँ। रिलीज़ की डेट्स के बाद इस तरह के वहाँ हालात पैदा हुए। देखिए, पश्चिम बंगाल चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे पिछला 10 साल हो, पश्चिम बंगाल के हालात नहीं सुधरे। जी। वैसे ही थे। जब हमारे टीम के डायरेक्टर और राइटर वहाँ रिसर्च करने गए, तो ये हालात हमको पहले से ही मालूम था, बारूद तो बिछी हुई थी, सिर्फ ब्लास्ट होना बाकी था। ओके। आज वहाँ पर जो हो रहा है, रेप होना या हिंदुओं की हत्या किया जाना, ये तो टीएमसी के वहाँ जो गुंडे ममता बनर्जी की हुकूमत ने जो पाल रखे हैं, वो तो पहले ही से कर रहे हैं। हुँ, ये उनके लिए नई बात नहीं है। आज एक्सपोज हो रहे हैं वो लोग। जी। मेरी फिल्म में वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सच्ची घटनाओं के ऊपर। रोहिंग्यास का मामला हो या वहाँ पर बलात्कार महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो या वहाँ पर
जिस तरह से हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे हैं या टीएमसी के गुंडे वहाँ पर जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि जब हमने वहाँ पर शूटिंग की 70% हमारी शूट पश्चिम बंगाल में हुआ है विदाउट परमिशन। ओके। क्यों? क्योंकि पुलिस वहाँ भ्रष्ट है। पुलिस को हर थाने में हमने पैसे दे देकर अपनी शूटिंग वहाँ पूरी की है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही हमारे ऊपर हुकूमत के जब हमने फिल्म का अनाउंस किया है तभी वो एफआईआर कर चुकी थी। तो वो तो चाहती नहीं थी फिल्म बने, इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि बंगाल का सच किस तरह से रोहिंग्यास को वहाँ पर खेती कर रही है और किस तरह से रोहिंग्यास वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में रोहिंग्यास से क्या खतरे हैं वो सच उजागर नहीं करना चाहती। वहाँ पर एक तरह से चाइना जैसे माहौल नहीं है कि बगैर हुकूमत के वहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। सच्चाई कुछ भी हो, जो वो चाहेंगे वही दिखाई जाएगी। तो यही माहौल है वहाँ पर। चाहे शाहजहाँ शेख का मामला आपके टीवी के माध्यम से खूब चला, लेकिन उस पर रिसर्च हम लोग पहले कर चुके थे। हमारी फिल्म में शाहजहाँ शेख का भी किरदार है। कुछ महिलाओं के साथ में वहाँ पर उठाना, उनके साथ में बलात्कार करना, ये तो टीएमसी की वहाँ पुरानी आदत है। और इसी वजह से वहाँ हुकूमत रुकी हुई है, क्योंकि उनको एक बड़ा वोट बैंक मिल रहा है। उन्होंने वोट बैंक बढ़ा लिया है। वहाँ जो पश्चिम बंगाल से और जो वहाँ रोहिंग्या जो वहाँ शरणार्थी आ रहे थे उनको इलीगल आईडीज़ दे देकर उनको वहाँ बसा दिया। बड़ी बड़ी आबादियाँ बस चुकी हैं। तो ये फिल्म को जब प्लान किया आपने फिल्म को बनाने के लिए, तो रिसर्च में कितना वक्त लगा? मतलब देखिए, हमारी फिल्म की स्टोरी शुरू होती है बांग्लादेश से। जी। बांग्लादेश में एक अनिल चंद का परिवार था और 1 अक्टूबर 2001 में वहाँ एक घटना घटती है। उस पर वहाँ पर कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के लोग हमला करते हैं और पूरे परिवार की हत्या कर देते हैं काफिर कह के। जी। वहाँ उनकी एक 14 साल की लड़की थी, पूर्णिमा उसका नाम था। उसके साथ में गैंग रेप होता है। तो माँ बंधी हुई होती है, मरने के करीब होती है। वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसमें जो एक गुनहगार था अब्दुल अली, उसको आवाज़ दे के कहती है कि अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। ये कितना दर्दनाक अल्फाज था एक माँ का अपनी बच्ची को बचाने के लिए। बाद में वो बच्ची भी मर जाती है। और तस्लीमा नसीम ने इस वाक़ये को अपनी किताब लज्जा में भी लिखा है, जिसकी वजह से उनको बांग्लादेश में रहने नहीं दिया गया। हमारी फिल्म वहीं से शुरू होती है और वो पूरी स्टोरी आती है। उसमें से एक लड़की बच जाती है जो भारत में इसलिए आती है कि यहाँ पर उसको सुरक्षित स्थान, उसको लगता है कि यहाँ हमको सुरक्षा मिलेगी, हम अपनी बात ह्यूमन राइट्स से कहेंगे, अपना दर्द दुनिया के साथ शेयर करेंगे। जी। वो तो नहीं कर पाई, लेकिन डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल उस दर्द को अब दुनिया में शेयर करने जा रहा है। एक सच्ची घटना है। तो ये जैसे कश्मीर फाइल आए, करेल स्टोरी, ये सब आने के बाद फिर इस मैटर पे, इस टॉपिक पे हम पहले क्यों नहीं सोच पाए थे? क्या ऐसा लगा कि कुछ मतलब लोगों की रुचि को देखते हुए आपने ऐसा डिसाइड किया कि इस तरह लोग पसंद कर रहे हैं तो शायद हमें इस पर काम करना चाहिए? पसंद नापसंद की कोई बात नहीं। इससे पहले भी हम एक फिल्म बना चुके हैं जी, राम की जन्मभूमि। जी। हम उन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं या फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं जो दुनिया को देखना चाहिए। बंगाल की हकीकत दुनिया को देखना चाहिए। उन पीड़िताओं की असलियत दुनिया को देखना चाहिए। अरे भाई देखिए, हीरा मंडी जैसी फिल्म तवाइफों के ऊपर तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन किसी की दर्दनाक स्टोरी को बनाना, उसके साथ संघर्ष करना, 1 साल हमने संघर्ष किया है फिल्म को बनाने में। हमने सेंसर बोर्ड से लेकर जहाँ पर हमको शूटिंग करनी है उसको लेकर हमारी रातों की नींद, आज 1 साल हो रहे हैं मैं शायद ठीक से सोया भी नहीं हूँ। रोज़ एक नया टेंशन होता था। तो उनको सॉल्व करना, मतलब हम ये समझते हैं किसी का दर्द दिखाना और असलियत दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। हमने इस फिल्म के माध्यम से पूरी दुनिया को, पूरे भारत को उन सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है। बंगाल की असलियत दिखाने की कोशिश की है। वहाँ पर दुख भरी जो दास्तानें हैं जो छुपा दी गई हैं, मट्टी में दफन कर दी गई हैं, उनको उजागर करने की कोशिश की है। सच्ची घटनाओं पर आधारित है, सच्ची स्टोरी है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, इस फिल्म पे अभी और भी आपसे बात करेंगे, जब तक हमारे साथ अर्शिन है यहाँ पर। अर्शिन,
कैसा किरदार है इस बार आप निभा रही हैं, कैसी भूमिका रहेगी इस बार आपकी? जैसे ये बता रहे थे कि जो फैमिली के साथ जो भी कुछ जी। होता है उसमें से एक लड़की भाग जाती है, तो वो जो लड़की भाग जाती है उसके कंट्री बांग्लादेश से, वो मैंने किरदार उसका निभाया है। तो वो एक हिंदू ब्राह्मण की लड़की होती है और उसकी पूरी फैमिली को मार डालते हैं, और वो अपने ही थोड़ी जो उनके साथ महिलाएं होती उनके साथ वो सबसे ईस्ट इंडिया आ जाती है, जो है हमारा वेस्ट बंगाल। तो जब वो आती है यहाँ पे, उसे लगता है कि वो एज ए हिंदू होकर बंगाल में सुरक्षित है, पर उसे जब समझ में आता है कि बंगाल में वही हालत है जो बांग्लादेश में है, तो वो चौंक जाती है कि हिंदू एक कंट्री होकर बंगाल में ऐसी कैसी क्यों हालत है। तो ये यही मुद्दा उठाना चाहती है ह्यूमन राइट काउंसिल के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, बल्कि वो पूरे देश को बताना चाहती, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडिया कोई कुछ उसे कवर नहीं करता। तो वो सोचती है कि ये लोगों को पता क्यों नहीं है कि यहाँ पे भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो यही मुद्दा उठाकर ये बताना चाहती है, जो आप मेरा एक डायलॉग भी सुन सकते हैं कि मैं बताना चाहती हूँ सबको कि यहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो ये कहानी उसी के संघर्ष की है पूरी। जब ऑफर हुआ था, ये फिल्म जब आपको दिया गया, तो जी। उसके पहले क्या चल रहा था मन में, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्शियल है? हाँ, जब पहले मुझे सिनॉप्सिस बताया गया था जी। वसीम जी ने, तो एक दिमाग में ऑफ कोर्स ख्याल आया था। मैंने अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, अपनी फैमिली से डिस्कस किया, पर मैं इस किरदार को एज एन एक्टर निभा रही हूँ। एक एक्टर की लाइफ में बहुत कम बहुत मुश्किल से ऐसा वक्त आता है कि उसे ऐसा किरदार निभाने को मिलता है। मैंने काफ़ी रोल्स किए हैं जो ग्लैमरस है, पर एक ऐसा किरदार, एक रेफ्यूजी जैसा किरदार करना और ख़ुद को ऐसा दिखाना बहुत बहुत वेरी यूनिक। तो मैंने सोचा यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है मेरे पास, और एक रियलिस्टिक एक सोशल मूवी पे जब कोई मूवी बनती है तो यू एज एन एक्टर ऑल्सो फील कि तुम कुछ कंट्रीब्यूट करो एज अ पर्सन टू द सोसाइटी। तो ये जब इसमें देखो, हर मूवी में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। मेरी मूवी में भी जब डायरेक्टर और सर ने रिसर्च किया तो काफ़ी सच्चाई है। तो उस सच्चाई को एक फ़िल्म के ज़रिए दिखाना काफ़ी चैलेंजिंग रोल है, और ऐसे चैलेंजेस एज एन एक्टर मुझे बहुत पसंद है। और मैं काफ़ी ग्रेटफुल फील करती हूँ कि ये किरदार मुझे निभाने को मिला ये मूवी में। यसूर, डेब्यू फिल्म है आपकी, बॉलीवुड में आप एंट्री करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ। तो काफ़ी मतलब अभी तक मैं लॉकडाउन के बाद से अपना शूटिंग कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारे गाने निकल चुके हैं, वेब सीरीज़ भी, फिल्म पहली है तो ऑब्वियसली थिएटर्स में चलेगी, तो एक्साइटेड हूँ काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर। आर्किटेक्ट थे, फिर बेल्ट, आपने टैइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट लिया हुआ है, जी। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी उपलब्धियां हैं एक्टिंग के पीछे भी। जी। फिर अचानक ये जुनून, ये सपना क्या था ये एक्टिंग के लिए? देखिए सर, मतलब मेरा ये था कि जब मैंने सोच लिया कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, एक्टर बनना है। जी। तो मैं अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था, बट मैंने अपने फादर से जब ये बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करो। वैसे ही मेरी फैमिली में आधे आर्किटेक्ट्स हैं, आधी फिल्म लाइन में ही है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ये बात भी ठीक है। मैंने अपनी आर्किटेक्चर, मेरी 5 इयर्स का कोर्स था कंप्लीट, स्टडीज़ के साथ साथ ही मैंने अपना थिएटर ज्वाइन किया। मैंने दिल्ली में मंडी हाउस में 5 साल थिएटर किया है। तो मैं पूरा स्केड्यूल मेरा बिजी रहता था कि दिन में मेरी 2 बजे तक कॉलेज होता था, फिर मेरा शाम को थिएटर होता था बीच, और एवरीडे मेरी मार्शल आर्ट्स की क्लास होती थी 1 घंटे की, और फिर वीकेंड्स को मेरे डांस क्लासेस होती थी। तो मतलब पूरा मैं, जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो ये ट्रेनिंग भी कंप्लीट हुई, और फिर मैं मुंबई आया, शिफ्ट हुआ, और 1 साल मैंने कैमरा एक्टिंग करा। उसके बाद पिछले 2 सालों से मैं शूटिंग कर रहा हूँ। देखिए, फैमिली में आधे आपके जो है वो आर्किटेक्ट हैं, ये तो मुझे नहीं पता था जी। लेकिन इतना जरूर पता है कि आप कृष्णाभिषेक आपके मामू हैं। जी। जिस तरह गोविंदा कृष्णाभिषेक के मामू हैं, तो उस तरह आपके वो मामू हैं। जी। तो क्या कुछ गाइडेंस कुछ मिलता है कृष्णा से? हाँ बिल्कुल सर, मैं बचपन से सेट्स पे रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, और आज भी मैं सेट्स पे जाता हूँ तो मैं लाइव देखता हूँ सारी शूटिंग वगैरह, और हमेशा गाइडेंस ये मिलती है कि मतलब अब लोग को ये करेक्ट वे नहीं पता होता इस लाइन में करने का। जी। लेकिन इससे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि जो उनकी फिर कनेक्शन होता है उनको इजीली काम मिल जाता है। ऐसा नहीं है। मैंने सर की फिल्म के लिए भी, मैंने और अर्शुन ने दोनों ने स्क्रीन टेस्ट ऑडिशन वगैरह दिए थे, और मैंने जितने भी काम किए हैं सब ऑडिशन से ही मिले हैं।
क्योंकि कैमरे पे आपको खुद को खड़ा होना होता है, कोई परफॉर्म और नहीं करेगा, आपको खुद करना है, तो आपको खुद तैयार होना पड़ता है। बिल्कुल। मौका आपको आज की डेट में कोई नाम से नहीं मिलता, आपको खुद स्क्रीन टेस्ट दो या ऑडिशन दो, तो उसमें वक्त लगता है। सर ने जैसे कहा कि फिल्म के बारे में इनको पहले से ही पता था, जाहिर सी बात है जो मुद्दा ये लेकर आ रहे थे तो कंट्रोवर्सी हो नहीं, मतलब वो जाहिर सी बात है हो नहीं थी। जी। तो आप तैयार थे इसके लिए? जी, आप भी तैयार थे? मैं बिल्कुल तैयार था, क्योंकि मैंने इसको एज अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं देखा, मैंने इसको एक एज अ चैलेंज, एज एन एक्टर देखा, क्योंकि मेरे इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, अतीक और प्रतीक, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पूरी मूवी में तुम एक एक्टर को क्या और चाहिए होता है कि उसको अपने प्रूव करने के लिए मौका, स्टेज मिल रहा है कि वो ही इज़ एन एक्टर, और मेरे लिए वही सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं अपने कैरेक्टर को जस्टिस करूं, और सर जो डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने जो सोचा है इस स्क्रिप्ट को लेके, और उससे जस्टिस कर सकूं, वही मेरा एक एम था। सर अभी पता चला है मुझे थोड़ी देर पहले ही कि शायद कोलकाता पुलिस से आपके पास भी कुछ समन आया है, आपको बुलाया गया है वहाँ 18 अगस्त को शायद। तो सिर्फ आपको बुलाया गया या कास्ट को भी बुलाया गया आपके? देखिए, कास्ट को तो नहीं बुलाया गया और ना बुलाना चाहिए भी। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने फिल्म का अनाउंस किया था तभी उन्हीं ने मेरी एफआईआर की थी। ममता बनर्जी की हुकूमत जो पश्चिम बंगाल में है वो जुल्म और ज़्यादती की हुकूमत है। वो ऐसे जुल्म के पाखों पे खड़ी हुई एक हुकूमत है कि जिसकी बुनियादी जुल्म हो, तो वहाँ पर जिस तरह के माहौल है तो वो चाहती नहीं कि हमारा अंदर की जो कहानियाँ हैं, अंदर की जो किस्से हैं, वो अखबार के माध्यम से या फिल्म के माध्यम से कहीं दुनिया के सामने आए। तो अब जैसे इस वक्त डॉक्टरों का हाल चल रहा है और किस तरह से बलात्कार, तो ये सारे बलात्कार, जिस तरह की घटनाएं वो हमने फिल्म में फिल्माई हैं, स्टोरी के साथ में हमने फिल्म में ये सारी घटनाओं को पहले ही फिल्माया है। तो वो तो एक डर की राजनीति कराती हैं, लोग डरते हैं। क्यों नहीं कश्मीर फाइल्स तो बन गई, केरल स्टोरी बन गई, लेकिन रोहिंग्या को एक्सपोज करने के लिए, बंगाल की घटनाओं को एक्सपोज करने के लिए, बंगाल में हुकूमत जो इस वक्त मुस्लिम आबादी बढ़ाती चली जा रही है, हिंदुओं के लिए दायरा वहाँ तंग होता जा रहा है, हिंदू वहाँ से भाग रहा है, उनके शोषण हो, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो क्यों नहीं आप वहाँ पर लोग हाथ डालते? क्योंकि सब डरते हैं कि हम अगर ये चीज़ लाएंगे तो ममता बनर्जी का खौफ है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं, हमारे कत्ल के फतवे तो 5-5 करोड़ के पहले ही लोग जारी कर चुके हैं। कट्टरपंथी हमारी गर्दन काटना चाहते हैं, हमारे हाथ काटना चाहते हैं। तो अब एक मौत का डर या एक कार्रवाई का डर तो हमारे जहन से बिल्कुल निकल चुका है, क्योंकि हम सच्चाई के ऊपर हैं, हम इंसानियत के पक्ष में, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते। हाँ, इंसानियत के हित की बात करते हैं। उसमें जो लोग इस तरह का जुल्म कर रहे हैं, हम उन्हें ज़रूर एक्सपोज करना चाहते हैं। और ये सच्चाई चाहे वो बंगाल की हो, ये बंगाल का इशू नहीं। लोग ये ना समझें कि हम बंगाल के इशू पे, बंगाल से इशू पैदा ज़रूर हुआ है, लेकिन हमारे देश के लिए ख़तरा है। ये हमारे देश का इशू है। हम इसे भारत में रिलीज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको दुनिया में रिलीज़ करेंगे। ये अच्छी बात है। जनरली हम ये देखते हैं कि हम बॉक्स ऑफिस की तरफ जाते हैं, हम बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम फिल्म बनाने के पहले कैसे उसका सही तरीके से प्रमोशन करें। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ अगर ये फिल्म लेकर आएँ तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को पसंद भी आए। और वैसे रिलीज़ को लेकर क्या मामला है? 30 तारीख को रिलीज़ होगी फिल्म या फिर इसमें कुछ डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अच्छा। हम फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं 30 तारीख बंगाल में रिलीज़ होगी? बिल्कुल बंगाल में रिलीज़ होगी। और हमने ममता बनर्जी को दावत भी दी है मीडिया ही के माध्यम से कि वो फिल्म का पहला शो देखे। क्योंकि जैसे उन्होंने केरल स्टोरी को बैन कर दिया या उसको बैन कर दिया, या टीएमसी के गुंडे जाके थिएटरों में आग लगा देते हैं, ये चीज़ें बंद करें। अगर कोई स्टोरी है, कोई सच्चाई है, दुनिया उसको देखना चाहती है। रोहिंग्या के मामले क्या हैं, क्यों वहाँ पर रोहिंग्यास की खेती हो रही है, क्यों वहाँ पर उनको शरण दी जा रही है, वहाँ एक रोहिंग्या की आबादियाँ बसाई जा रही हैं जिससे भयभीत हिंदू भाग रहा है, क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। हो सकता है कि उनको बंद कमरों में इस बात
की जानकारी ना हो, फिल्म के माध्यम से ही उनकी शायद अंदर का इंसान जागे। एक महिला है, उनके प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं और उसके बाद वो बलात्कारियों को शेल्टर दे रही, उनका पक्ष कर रही है एक महिला मुख्यमंत्री होकर। बड़े शर्म की बात है ये ममता बनर्जी के लिए। लेकिन कम से कम हो सकता है कि मेरी फिल्म देखने के बाद उनकी अंदर की आत्मा जागे और वो कुछ बेहतर करें, जलते हुए बंगाल के लिए कुछ बेहतर करें। वहाँ पर जो आग लगी हुई है उसको संभालने की कोशिश जी, करें, जी, बिल्कुल। ताकि और प्रदेशों की तरह बंगाल भी एक अच्छा प्रदेश बन सके। जी अर्शिन, बजरंगी भाईजान के बाद, मतलब आप बजरंगी भाईजान में भी नज़र आई थी, उसके बाद करियर में कुछ उछाल आए या पहचान मिली और ज़्यादा? उसमें तो बहुत 30 छो- सेकंड का जी, छोटा छोटा सा सा रोल कैरेक्टर था था, आपका। आप ही का था। तो हाँ, मतलब वो तो मैंने एज अ प्रैक्टिस जो भी मुझे मिलता है, मुझे ऑडिशन थ्रू ही मिलता है। और मैंने काफ़ी टीवी कमर्शियल्स किए हैं, फिल्म्स किए हैं, वेब सीरीज़ की है। जी, जी। तो मैं ये नहीं देखती कि ये अगर मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद आता है, मैं ये नहीं देखती कि ये कैसी मूवी चलने वाली है। दैट इज़ नॉट एन एक्टर्स जॉब। एन एक्टर्स जॉब इज़ टू गिव योर बेस्ट इन द Best for मूवी 100%, और फिर सब कुछ छोड़ दो टू द यूनिवर्स की जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो सिमिलरली मैं प्रोजेक्ट्स जो मेरे सामने आते हैं, अगर मुझे अच्छे लगते हैं, देन आई कीप डूइंग। एंड आई डोंट थिंक कि मेरा इस पे से मेरा इसमें कुछ एडवांटेज होगा या एडवांटेज नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मैं बस मेरे स्किल के लिए, मेरे आर्ट के लिए मैं परफॉर्म करती हूँ, और इसमें मुझे बहुत मज़ा भी आता है और अंदर ही अंदर खुशी भी मिलती है। अच्छा, एक बात और, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जी, सीए हैं आप बेसिकली, और उसके बाद फिर आपने एक्ट्रेस की Yes. तरफ अपना हाँ। रुख अपना इधर किया। तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या कभी ऐसा होता है कि फैमिली के कोई मेंबर या दोस्त वो बोले यार मेरा आईटीआर भर दो तुम जरा? हाँ। इन्होंने भी, हमारे हीरो ने भी बोला था और वसीम जी भी नहीं बोला था, पर अच्छा। मस्ती में बोला था ऑफ कोर्स। हाँ, सब लोग यही बोलते हैं, अरे सीए है यार हमारा, ITR भर दो। आईटीआर भर दो, हमारा ये कर दो, अकाउंट कर दो। तो नहीं, मैं आफ्टर सीए मुझे एक डिग्री हासिल करनी थी। जी। मेरे पेरेंट्स काफ़ी एकेडमिक से हैं, तो आई वांटेड कि मुझे भी एक ऐसी डिग्री मिले कि मेरे पापा मम्मी को मैं खुश कर सकूं। और मम्मी डैडी का ड्रीम था मैं सीए बनूं, और मेरा सपना था कि मैं इस फील्ड में जाऊं, एक्टिंग। तो आपने मैं आऊं। सबके सपनों को Yes, एक साथ yes, किया yes, और उसको yes, पूरा yes, करने yes. का मुझे साकार कर बहुत- लिया। साकार भी बहुत किया। सपोर्ट मिला है सबसे। कभी किसी ने कुछ नहीं बोला कि वापस सीए में आ। हाँ, कभी कभी बोलते हैं यार थोड़ा तो सीए की प्रैक्टिस कर ले, पर इसी में ही मुझे खुशी मिलती है, एंड दे आर हैप्पी विद इट। यस। आगे क्या प्लान है इस फिल्म के बाद? जी। आगे का क्या कोई प्रोजेक्ट है हाथ में अभी? जी हाँ, मेरा भी मेरी तुरंत इस ईयर एंड में मेरी 2 और फिल्म रिलीज़ हो रही है। जी। और ये किन के साथ? जी, मैं एक फ़िल्म करी है और मल्ला करी है, और मेरे ऑपोजिट विंध्या तिवारी हैं बहुत, उसमें मैं एक मछुआरा हूँ। अच्छा, अच्छा। और वो भी लखनऊ बनारस की वो जो मछुआरे होते हैं उनकी कहानी है, बिल्कुल। बहुत अच्छे लेवल पे है। कुछ उसमें गंगा के ऊपर भी है, लव ट्रायंगल भी है, अच्छे सॉन्ग्स वगैरह भी है। तो वो है। फिर एक मेरी शट डाउन आ रही है, मेरे ऑफिस साईजी चौधरी है। ऐसी है। मैंने अभी हॉलीवुड की शॉर्ट फिल्म करी है, वो भी जल्द आने वाली है। क्या बात है, बहुत। और मतलब हैं गाने अभी मेरे तो लाइन ये मतलब डेब्यू के साथ ही जो है और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट जी आपके बिल्कुल। पास? अभी मैं 30th के बाद मेरे शूट्स लाइंड अप हैं, काफ़ी मूवी का है, वेब सीरीज, सॉन्ग, मतलब कुछ ना कुछ है, क्योंकि मैं भी लगा रहता हूँ। वो भी बिल्कुल, पाइपलाइन में, क्योंकि मैं भी सभी- पाइपलाइन में रहता हूँ। नहीं, ये तो जरूरी भी है, लगे जी, रहना चाहिए। जी बिल्कुल। इस फिल्म से, सेटिस्फैक्शन ही होनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जी। एक इस फिल्म से कोई ऐसा अच्छा सा डायलॉग सुना सकते हैं आप जो काफ़ी, मतलब मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे मैं किस डायलॉग की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एक डायलॉग है, काफ़ी वो वायरल हो रहा है। हाँ जी। और मैं चाहता हूँ कि आप, मतलब उस एक लाइन से पूरा ये कैरेक्टर के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो है, भाईजान, वेद, पुराण, गीता, सभी धार्मिक किताबों की फेर बदल करके लखनऊ, अयोध्या, बनारस, सभी जगह फ्री में भेजी जा रही हैं। ये है जी उसका डायलॉग। इस डायलॉग जी, के साथ कुछ और बताइए, क्या क्यों इस डायलॉग क्यों मतलब यही play है किया गया था? कि इस जो सब्जेक्ट का था, मतलब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये
कि जो हमारे धार्मिक किताबें हैं उसमें प्रिंटिंग प्रेस में मैं इस फिल्म में एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता हूँ। तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस में मैं जो फेरबदल कर हमारे रहे हैं जो ओरिजिनल वेद पुराण और गीता में चीज़ें लिखी हुई हैं उसको चेंज करके मैं दुनिया भर में सप्लाई कर रहा हूँ ताकि लोगों को जो ज्ञान मिले वो गलत मिले। तो ये आपके डायरेक्टर साहब जो हैं वो सनोज मिश्रा, वो 2-3 दिन से लापता हैं। उनका क्या मतलब, ये मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि ये क्या फिल्म का कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ प्रमोशन का है, या रियल में सच में वो गायब है? देखिए, वो कोलकाता गए थे हम्म, और उनकी 15 तारीख की लोकेशन भी कोलकाता की है। वो हम ही ने उनका टिकट भी करवाया था और वो फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे कि वहाँ पर जो थिएटर्स लोग डर रहे हैं उनसे बात करने के लिए कि जो फिल्म को लगवाएं। लेकिन उसके बाद से उनका फ़ोन नहीं मिला। उनके घर वाले भी इस बात को लेके चिंता में हैं, क्योंकि हमको भी कल नोटिस मिला तो इससे और भी दहशत हो गई कि वहाँ पुलिस पता नहीं उनके साथ में क्या करे। तो अब जब तक के फ़ोन से बात नहीं हो जाती, उनके घर वाले भी शायद कोलकाता जा रहे हैं, तो जब तक बात नहीं आती इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और इससे प्रमोशन से कोई मतलब नहीं है। अगर उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक मामूली बात है। बंगाल तो मतलब पश्चिम बंगाल का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान हो रहा है। वहाँ छोटी बातें हैं, किसी को मार देना, रेप कर देना, बलात्कार कर देना। तो कहीं कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं करवाया अभी तक आज प्रोड्यूसर को? उनके घर वाले कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, तो आपकी ये फिल्म 30 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। आपके लिए ज़्यादा शुभकामनाएं, आपके लिए Thank you so much. क्योंकि आपकी डेब्यू फिल्म है तो अच्छी हो। सर, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं Thank you. और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म कुछ अच्छा करे, कुछ नया संदेश, कुछ अच्छा संदेश हो फिल्म में जो लोगों को सिनेमाघरों तक खींच सके। थैंक यू सो मच। Thank you.